अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, हम मोहम्मद रहबर सर अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। बच्चों, इंग्लिश के न्यू कोर्स में आज हम हमारे सिलेबस की 2.3 पोएम द इंचेप रॉक पढ़ने जा रहे हैं। द इंचेप रॉक ये पोएम लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ आवर सिलेबस, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। बच्चों, इंचेप रॉक का मतलब यहाँ पर है समंदर में कुछ पहाड़ी टीले होते हैं और वो पहाड़ी टीले पानी के ऊपर होते हैं और अक्सर जहाज़ जो है हाई टाइड की जब सिचुएशन होती है, यानी मद्दोजज़र होते हैं दरिया में, तो उस वक्त उन पर पानी आ जाता है और पता नहीं चलता कि इसके नीचे रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है। तो जो सेलर्स होते हैं, मल्लाह, वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। पहले टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है जिसमें विज़न डिवाइसेस बहुत अच्छे होते हैं जिससे पानी के अंदर कभी सबमरीन चीज़ें दिख जाती हैं। यहाँ पे रॉबर्ट साउदी जो ब्रिटिश पोएट हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के हम असर हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में पैदा हुए और वेस्टमिनिस्टर स्कूल और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने तालीम हासिल की। तो बच्चों, ये जो इंचेप रॉक है ये एक बैलेड है। बैलेड किसे कहते हैं? बैलेड को हम उर्दू में नगमा कहेंगे, या इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ पोएम फोकटेल। फोकटेल होती है, इसमें पुरानी कहानियाँ होती हैं, स्लो होती है, थोड़ी सेंटिमेंटल रोमांटिक सॉन्ग्स भी इसमें होते हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास बात होती है कि इसमें एक स्टोरी का नरेशन होता है शॉर्ट स्टेंजाज में। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पोएम में आपको टोटल 17 स्टेंजाज है ना। एक स्टेंजा कितने लाइन का है? 4 लाइन का है। और टोटल द इंचेप रॉक जो पोएम है हमारी, ये 17 स्टेंजाज की है। ओके, और 17 स्टेंजाज में राइमिंग स्कीम जो बयान की गई है वो आई थिंक AABB है। जैसे पहले स्टेंजा में आप देखेंगे CB मोशन ओशन, CBAA मोशन ओशन BB। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस पोएम में दिए गए हैं। और इस पोएम का एक वीडियो हमने इससे पहले मॉर्निंग में आपको सेंड किए थे, जिसमें एक वीडियो के ज़रिए हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि इंचेप रॉक की जो स्टोरी है इसमें एक हीरो है और एक विलन है। हीरो कौन है? एबॉट ऑफ अबेरब्रोथॉक। ये एक मॉन्क, एबॉट कहते हैं मॉन्क को, राहिब कहते हैं उर्दू में। इनको क्या कहते हैं? राहिब। यानी ईसाई मज़हब में जो है ये ईसाई राहिब होते हैं, मॉन्क कहते हैं इनको। और राहिबा जो कहलाती हैं वो नन्स कहलाती हैं। ये राहिब जो होते हैं इनका दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता है, और जिस जगह ये रहते हैं उसको एबे कहते हैं। और आपको पता नहीं होगा शायद, जहाँ नन्स रहती हैं उसे कॉन्वेंट कहते हैं या मोनेस्ट्री भी कहते हैं। खैर, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। ये बैलेड है। यहाँ हम बता रहे हैं हीरो कौन है ना, एबॉट ऑफ अबेरब्रोथॉक। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये बड़ा काइंड हार्टेड इंसान है, जो ये चाहता है कि स्कॉटलैंड में जो एक 18 किलोमीटर दूर कोस्ट ऑफ एंगस से एक जो बेल रॉक लाइट हाउस है, वहाँ पर जो चट्टान है, उस चट्टान से कहीं जहाज़ टकराकर गिर ना जाएं
तबाह ना हो जाएं, इसलिए ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक इंचे बेल लगाई जाए। जो बेल जो है पानी की और हवा की वजह से जब हरकत करेगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आवाज़ होगी, और ये आवाज़ जो है मैरिनर्स को यानी सेलर्स को यानी मल्लाहों को, कश्तियाँ चलाने वालों को वार्न करेगी कि इस जगह पर रॉक्स हैं, लिहाजा आप साइड से अपनी कश्ती ले जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा इंसानियत वाला काम जो है एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथॉक ने किया था, जिसके लिए उनकी काफ़ी उस ज़माने में वो फेमस हुए थे, उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई थी, और बहुत बेनेवलेंट थे, वो दिलदार थे, बिग हार्टेड, डेडिकेटेड, एक जेंटल सोल और एक ह्यूमैनिटेरियन सिंपैथेटिक एटीट्यूड का इंसान जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब दो टाइप के लोग दुनिया में होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पेसिमिस्टिक। यहाँ पर एक सर रॉल्फ द रोवर नाम का इंसान है जो इस नज़्म का विलन है। इस इंसान को एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथॉक की शोहरत पर बड़ा जेलसी थी, और वो ये चाहता था कि मेरे सिवा कोई किसी को ना पहचाने। तो उसका जो माइंड था वो क्रिमिनल माइंड का इंसान था, वो लुटेरा था, है ना, हाँ, पायरेट था, समंदरी लुटेरा था, डाकू था। रोवर का मतलब ये होता है आवारा गर्दी करने वाला। और समंदरों में जहाज़ों को लूटना, उनका माल जमा करना, मुसाफिरों को लूटना, ये उसका पेशा था। तो अब वो जो आपको पेज नंबर 104 पर जो दिख रहा है, इंचकेप रॉक पर जो इंचकेप बेल लगी हुई दिख रही है आपको, है ना, और पेज नंबर 105 पर आप ऊपर देखिए कि वो जो तोड़ रहा है बेल को, वो तोड़ने वाला इंसान जो है सर रॉल्फ द रोवर था। और इस बेल को तोड़ने का उसका मकसद ये था कि इससे सेलर्स को उस चट्टान की निशानदेही नहीं होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, जिसका फ़ायदा वो उठाएगा और मुसाफिरों को लूटेगा। तो एज़ यू सो सो यू रीप, इस पोएम का एक मैसेज, एज़ यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। तो आखिर में हम पोएम में देखते हैं कि जब इसने सब रस्सी वस्सी उसकी तोड़ दिया और बेल को पानी में गिरा दिया, और जब ये खुशी खुशी जो है समंदरी सफ़र पर रवाना हुआ और काफ़ी लोगों को लूट कर, जहाज़ों को लूट कर जब इसने माल जमा किया और खुशी खुशी जब वापस आ रहा था, तो अचानक मौसम जो है वो ख़राब हो गया और आंधी चलने लगी, और इसके जो सेलर और इसके जो क्रू मेंबर्स थे उसको कुछ भी नज़र नहीं आने लगा। तो आखिरकार ये हुआ कि उसके सेलर के मुंह से ये अल्फाज निकले कि काश आज अगर इंचेप रॉक पर लगी हुई इंचेप बेल होती, आप अगर उसको नहीं काटते तो हम जो है टाइम और डायरेक्शन का पता लगा सकते थे कि हम स्कॉटलैंड के सी शोर से, साहिल समंदर से कितने दूर हैं। लेकिन अब वक्त जो है बहुत ही वक्त हो चुका था, और अब जो है जगह नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही उसको तोड़ चुका था। लिहाजा टिट फॉर टैट हो गया, जैसे को तैसा हो गया, वो मारा गया, और क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, मुजरिम को अपने किए की सज़ा मिल गई। एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, दुनिया गोल है, हमारा कर्म लौट कर हम पर ही आता है। और कहा गया कि ईविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी थीम देखी है कि एबॉट जो है वो अच्छे काम करते हैं, और रॉल्फ जो है वो ख़राब काम करके जो है मशहूर होते हैं। तो दोनों भी मशहूर हैं, एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए। तो इसको पोएम को हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट साउदी जो बहुत ही अच्छे पोएम, डायडेक्टिक पोएम्स लिखते हैं। डायडेक्टिक पोएम मतलब अ पोएम कंटेन्स ए मॉरल लेसन, ऐसी पोएम जिसमें कोई अखलाकी नुक्ता नज़र निकलता है। सो द थीम ऑफ द पोएम, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए वार्निंग बेल which is installed in Inchep Rock, who save the life of sailors in the ocean during the night time and during the thunderstorm in the sea. Dear students, in the story you get the answers: who installed the bell, who destroyed the bell, and finally how destroyer of the bell got the punishment of his own. So the
punishment of his own evil deed very interesting to see. This was the theme बच्चों। चलिए आ जाइए इंचेप्रॉक के आइस ब्रेकर्स पे। आइस ब्रेकर में हम देखते हैं प्रिपेयर्ड अ वर्ड रजिस्टर रिलेटेड टू मरीन लाइफ। वर्ड रजिस्टर कहते हैं रिलेटेड वर्ड्स, है ना, उस फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स, जैसे सेलर्स, सेलर यानी मल्लाह, है ना। तो सेलर अब समंदरी जो सफ़र के या समंदर में जितने भी मरीन लाइफ, समंदरी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ हैं, जैसे शिप है ना, कश्ती, टाइड मौजें, विंड हवा, सी बेड एंकर कैप्टन होता है, और कील एक वर्ड आएगा, है ना, यानी कश्ती का निचला सिरा, सबमरीन, हार्बर, पेट्रोल कष्ट करते हैं, सेल, है ना, पोर्ट, डीप सी, शिपयार्ड, दीज आर द वर्ड्स। ओके, वर्ड रजिस्टर कहते हैं इसको, याद रखना, रिलेटेड वर्ड्स। फिर है द फंक्शन ऑफ ए लाइट हाउस आर। लाइट हाउस किसे कहते हैं बच्चों? लाइट हाउस जो होता है वो रोशनी का मीनारा होता है, जैसे कुतुबनुमा होते हैं ना, तो जहाज़ को डायरेक्शन बताते। तो पहला काम उसका फंक्शन यानी काम, पहला काम क्या होता है लाइट हाउस का? वो एक रोशनी का मीनार होता है जो शो द डायरेक्शन, यानी जहाज़ को सिमतें बताता है। और दूसरा काम उसका ये होता है नेविगेशन, स्पेशली इन फॉग सिचुएशन, यानी जब कोहरा वगैरह आ जाता है तो उसमें वो नेविगेशन करता है ना, यानी रास्ता बराबर डायरेक्शन देता है। और बहुत सारे काम होते हैं लाइट हाउस के, जैसे वार्निंग देता है बोट्स, कश्तियों को, ऑफ डेंजरस एरियाज, ये डेंजर एरिया है, यहाँ पर मत जाओ करके, है ना। डायरेक्शन को शो करता है। ट्रेचरस रॉक, जो जैसे इंचेप्रॉक है ना, तो उसके रॉक्स के बारे में भी वार्निंग देता है। और सपोज पुअर विजिबिलिटी हो गई, यानी कम दिखने लग गया कुछ किसी वजह से, तो उसकी भी वार्निंग वो देता है। तो ये फंक्शन होता है लाइट हाउस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है इसमें? डिस्कस इन पेयर्स द वेरियस फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में फेमस, मशहूर कुछ रॉक्स कौन कौन सी हैं, चट्टानें, इन द वर्ल्ड, एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर दे आर। पहले कॉलम में है फेमस रॉक, यानी मशहूर रॉक्स, चट्टानें कहाँ पर कौन सी हैं, और प्लेस वो कहाँ पर है। जैसे एक ओल्ड हैरी रॉक है, ओल्ड हैरी रॉक वो है इंग्लैंड में। इसी तरह एक वेव रॉक है, WAVE, वेव रॉक है एरिज़ोना USA में। एक स्प्लिट एप्पल रॉक है, ये है न्यूजीलैंड में। एक हिमालयन रॉक है, हिमालय का पहाड़ अपने लेह में है, मनाली। तो ऐसे डिफरेंट क्या है, रॉक्स हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नरेट इन द क्लास ए स्टोरी। क्लास में एक स्टोरी बताइए अबाउट समवन हु डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड समवन एल्स गुड वर्क। यानी यहाँ पे हमने बताया ना आपको, जो एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथ्रॉक है, इनका अच्छा काम किसने बर्बाद किया था, स्पॉइल किया था? सर राल्फ द रोवर ने। इसने ये इन्होंने अच्छा काम किए थे, उन्होंने उस काम को ख़राब कर दिए थे। तो आपको ऐसी स्टोरी नरेट करना जिसमें कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई दूसरा जो है वो जेलसी यानी हसद के तहत उसका काम ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर इस नज़्म में जेलसी जो है यानी हसद करना, जलन करना, किसी पर, किसी को खुदा कोई चीज़ से नवाजे और दूसरा कोई उस पर हसद करे तो हसद करना हराम है। इसीलिए हदीस में है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो यहाँ पर इस नज़्म में हसद नहीं करना एक बहुत बड़ा पहलू है। नेक्स्ट है डिस्कस इन पेयर्स एंड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है ना, ऊपर वाला जो हमने बयान किया है। उसके बाद क्या है? डिस्कस इन पेयर्स एंड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये इस्तिलाहात दी गई हैं, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। जैसे
ये नज़्म में ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं, जैसे एज़ यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। अच्छे काम करोगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा, ख़राब काम करोगे तो ख़राब नतीजा निकलेगा। ओके, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप बबूल का दरख्त लगाएं और उस पर गुलाब के फूल खिल जाएं। ओके, सो अच्छा बोओगे तो अच्छा पाओगे। नेक्स्ट है क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, यानी क्राइम को अपना पनिशमेंट मिल ही जाता है, मुजरिम को अपने किए की सज़ा मिल ही जाती है। ओके, हाँ, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो गलत काम करेगा और उसको सज़ा ना मिलेगी, है ना। हाँ, उसको मिलती है किसी न किसी पोजीशन में। नेक्स्ट है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हाँ, दुनिया गोल है, हमारे अच्छे काम भी हमारी तरफ लौट कर आते हैं और हमारे बुरे काम भी हमारी तरफ लौट कर आते हैं, है ना। या टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा बदला मिलता है। और आखिर है जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो पहले खुद उसमें गिरता है ना। इविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम। जो इविल खराबी की शुरुआत करता है ना, तो पहले उसमें गिरता है। तो यहाँ पे इतनी सारी जो एक्सप्रेशंस हैं ये, है ना, ये क्यों बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विलन है इस पोयम में, सर रोवर, है ना, रॉल्फ द रोवर, वो सारे काम करता है। ये उसको जेलसी है ना, उसको जो है अच्छा नहीं चाहता है, पैसिमिज़म है उसके दिल में, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में कही गई हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको पोएट के बारे में पढ़ना है। पोएट कौन है इस बैलेड के? रॉबर्ट साउदी। ओके, रॉबर्ट साउदी बॉर्न 1774 एंड डाइड ऑन 1843। ब्रिस्टल में पैदा हुए इंग्लैंड में, और बहुत अच्छी पोएम्स लिखी, लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1830 टू 1843 थी। तो उनकी कुछ शॉर्ट पोएम्स हैं, जैसे द स्कॉलर नाम की पोएम है, बैटल ऑफ बेलेनियम, बिशप हैटो और इंचेप रॉक, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आर वेरी पॉपुलर, बड़ी इनकी मशहूर हैं स्कूल चिल्ड्रन के लिए। अब इंचेप रॉक के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। द इंचेप रॉक इज़ ए बैलेड, हमने आपको बताया कि ये बैलेड है, नगमा है। इट इज़ द स्टोरी, ये कौन सी स्टोरी है? ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी की, अटेम्प्ट बाय द एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथक। हाँ, एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथक ने क्या किया था? इंस्टॉल, लगाया था वार्निंग बेल, है ना, हाँ, खबरदार करने वाली घंटी, ऑन इंचेप, इंचकेप पर, एक पहाड़ पर, ए नटोरियस सैंटोन रीफ, रीफ कहते हैं पहाड़ को, अबाउट 11 माइल्स 18 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस, स्कॉटलैंड, नियर डंडी एंड 5, ऑक्यूपाइड बाय द बेल रॉक लाइट हाउस। ओके, तो ये 18 किलोमीटर से दूर था वहाँ से, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी घंटी लगाई थी उस पर। तो साउदी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ ए पायरेट। साउदी बहुत अच्छा लगा उनको, वो रिमूव द बेल ऑन द इंचकेप रॉक। तो जो सर वो थे रॉल्फ, उन्होंने जो है उसको हटा दिया था। द पोएम गिव्स अस ए मैसेज, तो हमको पोएम क्या मैसेज देती है? दैट्स दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स, जो गलत काम करते हैं, विल मीट विद द ड्यू पनिशमेंट, उनको जाहिर सी बात है क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। ओके, तो बच्चों आइए पोएम की तरफ हम चलते हैं। पोएम की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि 17 स्टेंजाज इस पोएम में हैं, 4 लाइन का एक स्टेंजा है, ऐसे 17 स्टेंजाज हैं। बच्चों ABCD 4 टाइप के आपको मल्टीपल क्वेश्चन पेपर आते हैं, है ना। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होगा, 17 के 17 स्टेंजा तो आपको नहीं आएंगे, है ना। हमारा तजुर्बा है उसके हिसाब से आपको 4 स्टेंजा आएंगे पेपर में, है ना, जैसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है, या 4th, 5, 6, 7th, है ना, इस टाइप से आ सकते हैं, कोई भी 4। और पोएम का क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए एक पोएम के 2 पार्ट
ए पेपर में भी ए से जो ए सेट है उसमें पहले 4 स्टेंजा पूछ लेगा, तो बी सेट में दूसरे 4 स्टेंजा भी पूछ सकता है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि हर ये पोएम पूरी पढ़ाने के बाद हर 4 स्टेंजा के क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं हम, चलते हैं। लॉन्गेस्ट बट द इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग पोएम, लेट्स स्टार्ट of our course, The Inkscape Rock by Robert Saudi. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. अभी आप देखिए, सी बी मोशन ओशन, है ना। यहाँ आगे राइमिंग वर्ड्स आ गए ना, राइमिंग पेयर्स भी आ गए। अब राइमिंग स्कीम क्या है, सी से बी मैच हो रहा है ना, इसलिए सी को ए देंगे तो बी को भी ए देंगे, है ना। सी और बी देखो मैच हो रहा है ना। और क्या मैच हो रहा है, मोशन ओशन। ओके, मोशन और ओशन मैच हो रहा है, तो सी बी ए मोशन ओशन बी बी। तो पूरी नज़म की राइम स्कीम क्या है, ए बी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी। पहले ही लाइन में फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है। कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बताइए, नो, है ना। हाँ, तो रिपीटेशन, व्हेन पोएट यूज same word more than one time in the same line or 2 lines, it is called repetition. REPITITION, है ना। बाज़ बच्चों को रिपीटेशन ये मालूम रहता, बट उनको रिपीटेशन की स्पेलिंग नहीं आती। बड़ी प्रॉब्लम की बात है हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसको याद कीजिए। समंदर का बयान है इस नज़्म में, ना समंदर में कोई हलचल है ना हवा में कोई हलचल है। नो स्टिर, स्टिर यानी हलचल, इन द एयर, हवा में कोई हलचल नहीं है। नो स्टिर इन द सी, समंदर में कोई हलचल नहीं है। द शिप, और एक कश्ती, वॉज, कैसे खड़ी है, एज स्टिल एज शी कुड बी। हाँ, यानी कश्ती इतने आराम से खड़ी है जितने आराम से वो पुरसुकून खड़ी हो सकती है, रह सकती है। बच्चों यहाँ पे शिप के लिए शी लफ्ज़ यूज़ किया गया है ना। जबकि शिप जो है वो नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है, बेजान चीज़ है ना वो। तो शी क्यों यूज़ किया गया है, जब शायर किसी बेजान चीज़ को जानदार बताता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, है ना। एक्चुअली शी इज़ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, द सी इज गिवन, द शिप इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ शी। हाँ, तो द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, कश्ती इतनी पुरसुकून है जितने पुरसुकून वो रह सकती है। हाँ, ऊपर से आसमान से भी किसी तरह की हलचल नहीं है। हाँ, हर सेल्स फ्रॉम हेवन, हेवन यानी आसमान, रिसीव्ड नो मोशन, आसमान से भी किसी तरह की हलचल नहीं है, यानी मौसम एकदम साफ है, अच्छा है। हाँ, मंजर कशी बयान की जा रही है इसमें। एंड हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन, और कश्ती की जो कील है, KEEL कील कहते हैं जहाज़ का निचला हिस्सा। हाँ, तो कश्ती रुकी हुई है, हाँ, और धीरे 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 गोया वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा इस तरह से बयान किया गया है। बच्चों ये जो हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन, ये एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी है ना, जिसे बसरी मंजर कशी कहते हैं। विजुअल इमेजरी का आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ये 2 लाइन लिखना, हर सेल से लेकर ओशन तक। ओके, 2 टाइप की इमेजरी है हमको, एक कलर इमेजरी है, एक विजुअल इमेजरी है, एक साउंड इमेजरी है। जिसमें साउंड की आवाज़ आए वो साउंड इमेजरी, जिसमें कलर आ जाए वो कलर इमेजरी।
और जिसमें बसरी मंजर कशी आ जाए, वो एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी। ओके, तो ये हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको उसमें नोट्स बनाने में आसानी रहे। ओके बच्चों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमको पर्सनल पर पूछते हैं कि सर कब आप वीडियो डाल रहे हैं। अरे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचेप रॉक। ये जो कश्ती है उस पर किसी तरह का शोरगुल की आवाज़ नहीं है। हाँ, साइन यानी शॉक, कोई उसमें शोरगुल नहीं है। एंड द वेव्स फ्लोड ओवर, और समंदर की लहरें उसके ऊपर से इंचेप रॉक जो टीला है ना और समंदर की लहरें उस पहाड़ी टीले यानी इंचेप रॉक के ऊपर से बह रही हैं। ओके बच्चों, हम यहाँ पर हम आपको इंचेप रॉक का मतलब बता देते हैं। इंचेप रॉक ये एक ऐसी जगह है जो स्कॉटलैंड मुल्क में है। इसके समंदरी किनारे से 18 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा पहाड़ है जो कि ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और इस वजह से बहुत सारे जहाज़ वहाँ से आते जाते हैं। उस पहाड़ी टीले यानी इंचेप रॉक से टकराकर तबाह व बर्बाद हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, इसलिए इस टीले का नाम क्या है, इंचेप रॉक है। ओके, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल। मौजों के बारे में बताया जा रहा है कि कभी मौजें ऊपर उठती हैं रोज और कभी वो फेल यानी नीचे की जानिब। हाँ तो बच्चों, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचेप रॉक, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचेप बेल। तो इस तरह से कश्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन इंचेप बेल का बहुत कम आवाज़ आ रहा है, मतलब मौजें उठ रही हैं और उतर रही हैं, है ना। रोज़ कहते हैं उठने को और फेल कहते हैं नीचे उतरने को। ओके, तो रोज़ और फेल दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। तो अपोजिट आइडियाज़ जब बयान होती है तो उसको क्या कहेंगे हम। इस लाइन के आगे आप लिखिए एंटीथेसिस सिनते तजाद, और पहली लाइन एलिट्रेशन की देखिए, एस फॉर साइन एंड एस फॉर साउंड। ओके, हाँ तो इस तरह से वहाँ पे क्या लिखिए, एलिट्रेशन, और यहाँ पे रोज और फेल को क्या लिखिए, एंटीथेसिस। दे डिड नॉट मूव द इंचेप बेल। तो मौजें उतर रही हैं उठ रही हैं लेकिन मौजों का जोर इतना नहीं है कि वो इंचेप बेल को हिलाकर उसमें से कोई घंटी की आवाज़ पैदा कर सकें। एक्चुअली इंचेप बेल एक ऐसी बेल है जो इंचेप रॉक के ऊपर फिक्स की गई है। पेज नंबर 104 पर उसकी फ़ोटो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, हाँ एकदम लास्ट में जो है ये देखिए, ये इंचेप बेल है, ये इंचेप बेल है और नीचे का जो पोर्शन है वो इंचेप रॉक है। ओके, और जो वी वाला सेक्शन दिख रहा है वो उसका लंगर है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा स्टेंजा भी हमारा हो गया। अब आ जाइए तीसरे स्टेंजा पे, स्टेंजा नंबर 3, द एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथॉक। हाँ ओके, अब यहाँ पे एबॉट नाम का एक प्रीस्ट है, ईसाई है, जो कि एब्रोब्रोथॉक नाम के एक चर्च है वहाँ का था। ओके, हैड प्लेस्ड, उसने दैट बेल ऑन द इंचेप रॉक, उसने वो बेल उस इंचेप रॉक यानी पहाड़ी टीले पर लगाई थी, मतलब मजबूती से उसको फिक्स किया था। ऑन ए बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। बॉय कहते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस। हाँ, यहाँ पर जो है लंगर कहते हैं उसको, एक लंगरनुमा अंदाज में वो बेल तूफान आने पर पानी में फ्लोट होकर तैरकर हरकत करती थी। बॉय का मतलब यहाँ वो लकड़ी है जो वी शक्ल की आपको नज़र आ रही है, जिसमें घंटी बंधी हुई है जो ख़तरे के निशान को समंदर में बताती है। वो घंटी पानी और उसकी सतह के नीचे होने वाले जो हवा की हरकत से आवाज़ करती है। अगर वो पानी में डूब जाए तो पानी की हरकत की वजह से निशानी के तौर पर मल्लाहों को इंचेप रॉक का क्या देती है, पता देती है, यानी वो ख़तरे के निशान से आने वाले जहाज़ों को क्या करती है, आगाह करती है। ऑन ए बॉय इन द स्टॉर्म, जब तूफान आ जाता है, इट फ्लोट, वो बॉय फ्लोट होता है। जैसे आजकल मछेरे जाल डालते हैं तो उसमें वो लगाते हैं, थर्मोकुल लगाते हैं, वो फ्लोट होता है। एंड स्वंग है ना, और स्वंग भी होता है, स्विंग यानी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। हाँ, वो रैंग करती हैं, ख़तरे के निशान से क्या करती हैं,
आगाह करती हैं। तो ये इस स्टैंजा में बताया गया है कि एबट ऑफ द एबोब्रॉक ने किस तरह से इंचेप रॉक बेल को प्लेस किया था। ओके, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एबट ऑफ एबोब्रॉक में एलिट्रेशन लगेगा ए और ए में, और इसी तरह लास्ट लाइन में WW है ना, वेव्स और वार्निंग, ये भी क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। ओके, चलिए अब पेज नंबर एक हम जो है यहाँ पर आ गए हैं। व्हेन द रॉक वॉज हिड बाय द सर्च वेल। नेक्स्ट स्टेंजा आ जाइए अब चौथा। व्हेन द रॉक वॉज हिड बाय द सर्च वेल the mariners heard the warning bell and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Ebrobrock। हाँ, अब यहाँ पे समंदर में अचानक और तेजी से मौजों के उभरने की वजह से when the rock was hid, छुप गई, सर्ज स्वेल है ना, हाँ सर्ज स्वेल जो है उसका मतलब यह है अचानक और तेज़ी से समंदरी मौजों का उभरना, उसे सर्ज स्वेल कहते हैं। ओके, तो समंदर में अचानक और तेज़ी से मौजों के उभरने की वजह से वो टीला जो रॉक है वो पानी की वजह से हिड हो जाता है, छुप जाता है। और द मैरिनर्स मल्लाह हर्ड, जब सुनते हैं द वार्निंग बेल है ना, और मल्लाहों को ख़तरे की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन दे न्यू, तब उनको पता चल जाता है द पेरिलस, पेरिलस यानी डेंजरस, ख़तरनाक रॉक का। एंड ब्लेस्ड, और वो दुआ देते हैं है ना, ब्लेस्ड यानी दुआ देना, द एबॉर्ड ऑफ एब्रोब्रोथ। बच्चों कितनी अच्छी बात है यहाँ पे कि समंदर में अचानक और तेज़ी से मौजों के उभरने की वजह से वो टीला यानी रॉक यानी पानी की वजह से जब छुप जाता है तो मल्लाहों की नज़र ख़तरे की घंटी वार्निंग बेल जब उसको सुनाई देती है तो जब खबर लग जाती है वो तो अपने जहाज़ या कश्ती की सिमत मुख्तलिफ सिमत में हटाकर उस इंचेप रॉक से अपनी कश्ती को तबाही से वो बचा लेते हैं। और वो इंचेप रॉक पर बेल लगाने वाले ईसाई प्रिस्ट यानी एब्रोब्रोथक को दुआएं देकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने बेल लगाकर उनको कश्ती को टूटने से बचा लिया है, यानी एक्सीडेंट से बचा लिया है। ओके, तो इस तरह से हमने इसमें देखा इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। द सन इज इन हेवन वॉज शाइनिंग गे। अब जो है यहाँ पर पांचवा स्टेंजा हम पढ़ने जा रहे हैं। उस दिन सूरज आसमान में पूरी तरह चमक रहा था। हेवन यानी आसमान, शाइनिंग यानी चमक रहा था। ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल, हाँ सारे, धूप खिली हुई थी, मौसम बड़ा सुहाना था, जॉयफुल था ऑन दैट डे, मौसम अच्छा था। द सी बर्ड्स, समंदरी परिंदे स्क्रीम, चिल्ला रहे थे। एज दे व्हील अराउंड, हाँ व्हील अराउंड यानी तवाफ कर रहे थे, घूम रहे थे, हाँ सी बर्ड्स। एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, और उनकी खुशी और उनकी आवाज़ में क्या थी, गोया खुशी थी। समंदरी पर खुशी से चिल्लाते हुए गोल गोल घूम रहे थे, तवाफ कर रहे थे, और उनकी आवाज़ में भी उनकी खुशी झलक रही थी। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा है। कौन सी इमेजरी है, विजुअल है ना, हाँ दिखने वाली, बसरी। और स्क्रीम एक लफ्ज़ है ना, परिंदे चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आवाज़, साउंड वर्ड, ओनोमेटोपिया। ओके, देन देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, और परिंदों की आवाज़ में बड़ी खुशी थी। तो आवाज़ में खुशी होना कौन सी इमेजरी है, साउंड इमेजरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन, हाँ इंचकेप बेल की घंटी का लंगर है ना, बॉय जो वाई शेप का है ना, जिसे बॉय कहा गया है, वो नज़र आ रहा है। सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, स्पेक कहते हैं एक छोटा सा डॉट, नुक्ता है ना, और जो जिसे बॉय कहा गया है वो नज़र आ रहा है। और ए डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, और समंदर के ग्रीन कलर के पानी में गहरे रंग का एक छोटा नुक्ता, नुक्ते की जानिब क्या नज़र आ रही है, वो बेल नज़र आ रही है। सर राल्फ द रोवर, अब यहाँ पर पहली बार जिक्र आ गया किसका, वो विलन का है ना, जो इस पोयम में विलन है, जो इस कहानी का विलन है, समंदरी
वॉक्ड हिज डेक, वो डेक कहते हैं जहाज की पहली मंजिल को। तो सर रॉल्फ रोवर जो है वो अपने डेक पर टहल रहा है और उसकी नज़र इंचे बेल पर जो समंदर के बीचों बीच एक गहरे नुक्ते की तरह थी उस पर पड़ी। एंड ही फिक्स हिज आइज ऑन द डार्कर स्पेक। फिक्स्ड हिज आइज का मतलब है उसने उस घंटी को बहुत देर तक देखा जो समंदर के बीचों बीच एक गहरे नुक्ते की तरह थी। ओके, तो यहाँ पे डार्कर और ग्रीन दोनों कलर इमेजरी है बच्चों, है ना। डार्क भी कलर है और ग्रीन भी कलर है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंचेप रॉक को सुबह सबसे पहले नज़र किसकी पड़ी उस पर, इंचेप बेल पर? सर रॉल्फ जो विलन है उसने तो देखा। अब देखिए क्या हुआ। ही फेल्ट द चियरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार की चियरिंग पावर, खुशी में वो मदहोश हो गया, है ना। इट मेड हिम विसल, खुशी में सीटियां बजाने लगा। पावर ऑफ सॉन्ग, इट मेड हिम सिंग, और सॉन्ग गाने लगा। हाँ, हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस। मर्थ कहते हैं मसरत को, खुशी को, और उसका दिल उछलने लगा टू एक्सेस, ज़रा ज़्यादा ही उसका दिल खुश हो गया। बट द रोवर मर्थ वॉज विकेडनेस। हाँ, रोवर कहते हैं यहाँ पे लुटेरे को, समंदरी लुटेरा। और विकेडनेस यानी बदनीयती उसके दिल में आ गई। हाँ, क्यों ऐसा गाने गा रहा, सीटियाँ बजा रहा? क्योंकि उसकी खुशी गलत नीयत की तरफ इशारा कर रही है कि वो एक्सेस यानी जुल्म ज़्यादती करके समंदरी मुसाफिरों को और उनके जहाज़ों को लूटने के इरादे से दिल ही दिल में खुश हो रहा था। और सर रॉल्फ जो था वो विकेडनेस यानी उसको लोगों के साथ शरारत करने की खुशी हो रही थी, यानी लोगों के साथ लूटपाट और लोगों को सताने की उसके दिल में ख्वाहिश बेदार हो रही थी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में आ जाइए, स्टेंजा नंबर 8। हिज आइज वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट। उसकी नज़रें इंचकेप रॉक पर, टीले पर गड़ गई थी। कोथ ये ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है सेड, कहा, ही उसने, माय मैन आए मेरे लोगो, है ना। पुट आउट द बोट, कश्ती को आगे बढ़ाओ, कश्ती को क्या करो, आगे बढ़ाओ। एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, और इंचकेप रॉक तक मुझे पहुंचा दो, ताकि मैं क्या करूं, एंड आई विल प्लेग द एबोट ऑफ एब्रोब्रोथॉक। हाँ, प्लेग का मतलब है यहाँ पे जो एब्रोब्रोथ की जो इज्जत है ना, उसको मैं क्या करूंगा, प्लेग करूंगा, उसको ठेस पहुंचाऊंगा। हाँ, इज्जत को ठेस पहुंचाऊंगा। बताइए, यानी कितना ये जेलसी वाला इंसान था कि एब्रोब्रोथॉक ने इतनी अच्छी इंच के बेल लगाई थी और ये क्या चाह रहा था कि उसको काट देना था। हाँ, इसका मतलब मैं उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाऊंगा, इसका मतलब है मैं इंच के बेल को काट देता हूँ, ऐसा उसने कहा, और उसकी नज़रें उस पर गड़ गई। ओके, चलिए बच्चों, द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो, द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो। अभी ऐसा क्यों सोच रहा था? ताकि मुसाफिर बरदार और मार बरदार कश्तियों को इंचेप रॉक का फ़ायदा ना मिल सके और वो उनको बआसानी लूट सके। तो अब यहाँ पर जो मल्लाह था उसने क्या किया, बोटमैन ने, द बोट इज़ लोवर्ड, उसके हुक्म की तामील की, और द बोटमैन रो, और उसने कश्ती को इंचेप रॉक के किनारे पर लगा दिया। एंड टू द इंचेप रॉक दे गो, और वो सब लोग मिलकर इंचेप रॉक पर उतर गए। सर रॉल्फ बेंट टू हर फ्रॉम द बोट, और सर रॉल्फ कश्ती के किनारे पर खड़े होकर बेंट हुआ, झुका, और उसने क्या किया, एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचेप फ्लोट। और आप देख रहे हैं पेज के ऊपर कि वो एक तलवार से बेल की रस्सी को काट रहा है, और उसने काट दिया है। उसकी तस्वीर आप पेज नंबर 105 पर ऊपर देख सकते हैं। तो ये घिनौना काम उसने किया है ना। जो जिस चीज़ पर उसको लोगों को मदद करनी चाहिए थी, उस इंच के बेल को उसने मजबूत करना चाहिए था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि सारे लोग इससे मदद हासिल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही वो बेल कटी तो जाहिर सी बात है कि वो समंदर में गिरी, डाउन, नीचे, संक, डूबी द बेल, घंटी विथ अ गार्गलिंग साउंड। अब जाहिर सी बात है, घंटी पानी में गिरेगी तो आवाज़ तो आएगा ही। गार्गलिंग साउंड कहते हैं
ऐसी आवाज़ सिंकिंग की, साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंकिंग एंड बबल्स अराइजिंग एंड ब्रस्टिंग। घंटी नीचे जाएगी, डूबेगी, उसमें से पानी के बबल उठेंगे और वो फूटेंगे। ओके, तो ये ओनोमेटोपिया है ना, ओनोमेटोपिया है ना, साउंड वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच हो गया और साउंड इमेजरी भी हो गया। ओके, तो घंटी एक पानी के बुलबुले फूटने की आवाज़ के साथ बेल पानी में डूब गई। द बबल्स, बुलबुले, रोज उठे एंड बर्स्ट और फूटे अराउंड, आजू बाजू पानी की सतह पर बुलबुले पानी के उठे और फूटे। कोट कोट ओल्ड इंग्लिश सेड सर राल्फ, राल्फ ने कहा। इस आदमी को सर क्यों कहा जा रहा है? हालांकि ये तो विलन है, बदमाश है, लुटेरा है, लेकिन सर इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए सर कहा जा रहा है। वरना आप ये मत समझना कि इसको इज्जत में सर कहा जा रहा है। सर राल्फ ने कहा, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, देखो क्या कह रहा है कि जो भी मुस्तकबिल में इस रॉक पर आएगा, यहाँ से गुजरेगा, ओंट ब्लेस द एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथॉक, अब वो एबॉट ऑफ एब्रोब्रोथॉक को दुआएं और नेक ख्वाहिशात पेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने उसकी निशानी को काटकर पानी में डुबा दिया है। गोया मेरी जीत हुई है और उसकी, एब्रोब्रोथॉक की, गोया हार हुई है ना। तो उसने एक बहुत ही गलत काम यहाँ पर किया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सर रॉल्फ रॉयर। अब इसके बाद सर रॉल्फ जो रोवर थे, है ना, 11वां नंबर का स्टैंजा देख रहे हैं, सर रॉल्फ द रोवर, ये भी एलिट्रेशन है, आर है ना इसमें। सेल्ड अवे, उसके बाद सर रॉल्फ रोवर जो था, ये लुटेरा, सेल्ड कहते हैं समंदरी सतह पर निकल गया, लूट मार के लिए निकल पड़ा। ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे, यहाँ पे स्कोर्ड का मतलब है ट्रैवल्ड फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रॉब, यानी आवारागर्दी करते हुए बड़ी चालाकी से कश्तियों को लूटने लगा। एंड नाउ ग्रोन रिच, और खूब सारी बेहिसाब दौलत लूट कर वो रिच बन गया, अमीर बन गया। विथ प्लंडर्ड स्टोर, प्लंडर्ड स्टोर कहते हैं बिग अमाउंट ऑफ लूटेड वेल्थ, यानी लूट कर जो मालो दौलत जमा किया उसने, उसके बदौलत वो बहुत अमीर बन गया, है ना, और बड़ा खुश हुआ लूटपाट करके। और ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, अब पूरी कश्ती जब माल से भर गई तो उसने जो है अपनी मालामाल कश्ती का रुख स्कॉटलैंड के किनारों की तरफ किया और साहिल की तरफ किया, ताकि आराम से सफ़र ख़त्म करके मालो दौलत अपने घर ले जा सके और ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। स्टीयर्स कहते हैं रुख करना, डायरेक्शन की उसने। हाँ, तो इस तरह से वो खुशी खुशी जो है अब वापस क्या कर रहा है, घर आ रहा है लूट का माल लेकर। यानी जो लोग इस टाइप के होते हैं वो ख़राब काम करके भी खुश होते हैं, लोगों को लूट कर भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। अगला, सो थिक, 12वां, सो थिक ए हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई। हाँ, हेज कहते हैं थिन मिस्ट। अब उसकी किस्मत की खराबी देखिए, अचानक गहरा कोहरा, फॉग आसमान में छा गया। हेज यानी फॉग, बहुत ज़्यादा कोहरा, धुंध छा गई। स्प्रेड, ओवर स्प्रेड द स्काई, आसमान पर छा गया, है ना। अल्लाह ताला उसको अब बदला दे रहा है उसकी बदी का, है ना, अल्लाह ताला मौसम को पलटा दे रहे हैं। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, अब जो है सूरज की रोशनी भी, जो अचानक फॉग आ गया उससे क्या हो गया, सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ गई और ये देख नहीं पा रहे थे। हाँ, द विंड, और हवा, हैथ यानी हैव, ब्लोन अ गेल ऑल डे, और हवा जो है वो ज़ोर से जो है वो हुई, ज़ोर ज़ोर से हवाओं की झक्कड़ पूरे दिन भर चले, ऑल डे। और एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, और शाम के वक्त जो है वो हवा क्या हो गई, रुक गई, हवाओं का झक्कड़ मांद पड़ गया। यहाँ पे HATH हैथ जो है वो हैज़ के लिए है और हैज़ के लिए हैथ इस्तेमाल होता है। ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से उसकी किस्मत की खराबी शुरू हो गई है, मौसम
खराब हो गया है। अब ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। हाँ, अब आ जाइए 13वें स्टेंजा पर। जहाज की पहली मंजिल को डेक कहते हैं। द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, जहाज की पहली मंजिल यानी डेक पर समंदरी लुटेरा रोवर खड़ा रहा। सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, और देखा कि इतना डार्क यानी इतना अंधेरा हो चुका है कि उसे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, ज़मीन का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। कोथ, कहा सर रॉल्फ, उसने क्या कहा, इट विल बी लाइटर सून, जल्द ही उजाला होगा। फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। हाँ, क्योंकि जल्द ही रात की शुरुआत यानी डॉन हो जाएगी और चांद निकल जाएगा, जिसकी रोशनी में हमको सफ़र करना और सिमत पहचानना बहुत आसान हो जाएगा और हम जल्दी से घर पे चले जाएंगे। यानी गलत काम करके भी कितना उम्मीद है उसको कि वो घर पे पहुंच जाएगा अच्छे से। कांस्ट हियर सेड वन, द ब्रेकर्स रोअर। अब यहाँ पे देखिए कि जो 14 नंबर स्टेंजा है उसमें हम देख रहे हैं कि तुझको कुछ सुनाई दे रहा है क्या, एक ने चिल्लाकर कहा। कांस्ट हियर, तुझको कुछ सुनाई दे रहा क्या, सेड वन, एक ने कहा। द ब्रेकर, एक ने जोर से चिल्लाकर कहा। द ब्रेकर्स रोअर, मौजें जोर जोर से किनारों पर टकरा रही हैं। ब्रेकर यानी मौजें, रोअर यानी टकरा रही हैं, मौसम खराब हो रहा है। फॉर मी थिंक यानी आई थिंक, ओल्ड इंग्लिश है। वी शुड बी नियर द शोर, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब साहिल समंदर पर पहुंच गए हैं, करीब हैं। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, फिर भी अभी हम कहाँ हैं ये मैं कह नहीं सकता। बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल, और अचानक उसके मुंह से क्या निकला कि लेकिन काश, मुझे उम्मीद है कि मैं इंचकेप बेल घंटी की आवाज़ सुन पाऊँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं स्कॉटलैंड के करीब पहुँच गया हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने वतन स्कॉटलैंड के समुद्री सतह पर किनारे को छूने वाला हूँ, है ना। हाँ, ऐसा उनको उम्मीद हुई। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 15। दे हियर नो साउंड, लेकिन अफसोस कि उनको बेल की आवाज़ नहीं आई। क्यों आएगी, क्योंकि वो तो पहले ही बेल काट चुका था ना, है ना। हाँ, ये होता है, यानी जो गड़ा खोदता है उसमें पहले वही गिरता है। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, ड्रिफ्ट यानी मूविंग स्लोली। हाँ, हवा ने क्या किया था, मौजों का उभार बहुत ज़्यादा था, मद्दो जज़र यानी हाई टाइड कहते हैं जिसे। हालांकि हवा रुक चुकी थी, हवा क्या रुक चुकी थी, उनकी कश्ती धीरे धीरे चल रही थी फिर भी। टिल द वेसल यानी कश्ती, स्ट्राइक जोर से टकराई, विथ ए शिवरिंग रॉक। हाँ, और उनकी कश्ती का निचला सिरा जोर की आवाज़ के साथ चट्टान से टकराया, यानी इंचकेप रॉक पर वो कश्ती टकराई, और इन्होंने घबराकर क्या कहा, ओ क्राइस्ट, ओ ईसा मसीह, इट इज़ द इंचकेप रॉक, अरे ये तो इंचकेप रॉक है। फिर उनकी कश्ती का बैलेंस चला गया और कश्ती टूट गई। हाँ बच्चों, ओ क्राइस्ट जो उन्होंने कहा, ये एक्सक्लेमेशन भी है ना, फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन का निशान दिख रहा है ना आपको, और ये एपोस्ट्रॉफी भी है। एपोस्ट्रॉफी में शायर क्या करता है, एन एड्रेस टू अब्सेंट और डेड, जब शायर किसी गैर मौजूद इंसान को या मरे हुए इंसान को खिताब करता है तो उसे एपोस्ट्रॉफी भी कहते हैं। तो इन्होंने चिल्लाया जोर से, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक, अरे ओ यशु, ये तो इंचकेप रॉक है। फिर उनको बहुत अफसोस हुआ कि अरे काश हम घंटी नहीं काटते तो आज हम वतन के करीब पहुंचकर भी सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर रॉल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, गम के मारे अपने बाल नोच रहा है, टोर यानी नोच रहा है, अब पछता रहा है, गम के मारे अपने बाल नोच रहा है। ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, कर्स यानी बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, मायूसी और उदासी में खुद को ही बुरा भला कह रहा है। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो घंटी को तोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। देयर द वेव्स, फिर क्या था, जैसी कश्ती इम्बैलेंस हुई, वेव्स पानी की मौजें रश तेज़ी से इन अंदर आने लगी, एवरी साइड कश्ती के हर साइड से
पानी की मौजें अंदर आने लगी, घुसने लगी। एंड द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और आखिरकार मौजों के उस तेज और खतरनाक भंवर में उसकी कश्ती सिंकिंग यानी डूबने लगी और उसका खेल खत्म होने लगा, यानी मौत के करीब वो हो गया। ओके, हाँ, तो ये स्टेंजा हमने पढ़ा है। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, he cursed himself in his despair, the waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide। हाँ, तो उसने मायूसी में अपने बालों को नोचा, खुद को बुरा भला कहा, कर्ज किया और देखा कि पानी की वेव्स जो है कश्ती डगमगा रही है और पानी की मौजें तेजी से हर सिम से कश्ती में आ रही हैं। द शिप इज सिंकिंग, और सिंक यानी डूबना, कश्ती डूबने लगी है। बीनीथ द टाइड, और तेज और खतरनाक भंवर में उसकी कश्ती डूबने लग रही है और उसका खेल खत्म हो रहा है। चलिए लास्ट स्टेंजा पर आ जाइए, स्टेंजा नंबर 17। बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अपने मौत के सामने आने का डर, फियर और खौफ उस पर आ गया। वन ड्रेडफुल साउंड, एक वहशतनाक आवाज। कुड द रोवर हियर, रोवर को एक वहशतनाक आवाज आई, जोरदार, धड़ाम करके वो कश्ती गिरी। बजाय बेल की आवाज़ आने की उसको काय की आवाज़ आ गई, कश्ती के। अ साउंड, एक ऐसी आवाज़, एज इफ विद द इंच के बेल, उसको ऐसा लग रहा था गोया एक इंच के बेल की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो काय की साउंड थी। द डेविल, शैतान, बिलो वॉज, बिलो यानी पाताल में, वॉज रिंगिंग हिज नेल। हाँ, बल्कि शैतान जो है अब उसकी मौत की घंटी बजा रहा था, यानी उसको इंच के बेल की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि पाताल में बैठा शैतान यानी मौत का फरिश्ता उसके समंदरी जो लुटेरे था ना, उसकी मौत का ऐलान घंटी बजाकर कर रहा था। अब वो अपनी मौत नज़रों के सामने देख रहा था। नेल कहते हैं साउंड ऑफ ए बेल रंग सॉलेमली आफ्टर डेथ और द फ्यूनरल अनाउंसमेंट ऑफ द डेथ। जैसे हमारे यहाँ मौत का ऐलान होता है ना, वैसे मौत की घंटी स्कॉटलैंड में बजाई जाती है। तो इस तरह ये जालिम की मौत की घंटी बज गई। तो बच्चों, ये 17 स्टेंजाज में हमने पूरी पोयम को ख़त्म किया है और देखा है कि किस तरह एबॉट ऑफ द एब्रब्रोथॉक के नेक काम को, घंटी को काट कर सर राल्फ रोवर किस तरह पानी में डूब गया, और उसी मुकाम पर अल्लाह ने उसको डुबाया जहाँ से उसने गुरूर किया था और जेलसी की थी और हसद किया था और जलन किया था। तो ये जो नज़्म है इसमें बताया गया है कि जेलसी इज़ द मोस्ट इनक्योरेबल डिफेक्ट, है ना। अगर इंसान में हसद का डिफेक्ट है, यानी हसद की बीमारी है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए आप दुआ करो कि अल्लाह ताला हम तमाम को, है ना, हसद की बीमारी से दूर रखे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको पोयम पूरी समझ में आ गई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने का बोलिए, और इंशाल्लाह इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पोयम की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।